एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस 75 डेज हार्ट चैलेंज के डे 16 में। एंड आई होप कि आप सभी का जोश जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा और इस जोश को उतना ही बरकरार रखना है। आज हम हमारे डे 16 पर आ चुके हैं और आज के दिन को खत्म होते के साथ हमारे पास 59 डेज, सही मैथ्स लगा रही हूं ना मैं, 59 डेज हमारे बच्चे होंगे, यानी कि 59 डेज दूर है हमारा एग्जाम। तो देख रहे हो हर एक गुजरता दिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी उतना इंपॉर्टेंट है जो कि है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंत तक का सफर। अब पृथ्वी के अंत पे क्या है पता है, चैप्टर पढ़ लिया तो पता होगा, लेकिन शायद उससे पहले कभी पूछती तो पता नहीं आंसर कर पाते नहीं कर पाते। ये चैप्टर जो है बात करता है एंटार्क्टिका के बारे में। डे 16 है, टॉपिक नंबर 16 है और इसी के साथ विस्तास बुक के चैप्टर नंबर 3 पर आ चुके हैं। जल्दी ही 3 दिन और हमारे अगले जो आने वाले हैं, उन 3 दिनों के बाद हमारी ये किताब भी खत्म हो जाएगी और फिर मैं आपको शुरू करवाऊंगी ग्रामर सेक्शन, जिसमें रोज एक टॉपिक और उसके 10 सवाल हम पढ़ेंगे। तो अगर नए हो तो जुड़े रहो इस चैनल पे, क्योंकि इससे अच्छी पढ़ाई तो कहीं नहीं हो रही होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जितने बच्चे आ गए हैं क्लास के अंदर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट करके बताओ कि कैसे हो आप सारे के सारे, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, ठीक है, सभी बच्चों तक। जितने नए बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो लोग आते हैं क्लास में, उनको क्लास अच्छी लगती है। तो ऐसे ही कोई बच्चा जो अभी तक शायद भटक रहा है, उसे सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है पढ़ने के लिए, तो उस तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी टेंशन फ्री पढ़ सके और उसको भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, ठीक है। और वैसे भी फ्री क्लासेस हैं यार, सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीबडी शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू गेट गुड एजुकेशन, ठीक है। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंत तक का एक सफर है। इसमें हम किस बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे ट्रैवल करके पहुंचते हैं कहां तक, हमारी दुनिया के सबसे ज्यादा ठंडे जगह पर, जो कि है एंटार्क्टिका। और ये एक मात्र ऐसी जगह है जहां पर अभी तक जो वंचित है इंसानों के स्पर्श से, यानी कि हम लोगों ने अभी तक इसको टच नहीं कर पाए, हम लोग इसमें एंटर नहीं कर पाए हैं। तो कैसी है यह जगह, क्या इसकी खासियत है, एक एंटार्क्टिका के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर बनाया गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि ये जो लेखक है हमारे इस चैप्टर की, वो है कौन। तिशानी दोशी, दिस प्रिटी लेडी इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। तो जल्दी से सारे लोग क्या करेंगे, हमारे लेखक का नाम आप लोग जल्दी से क्लास में यहाँ पे कमेंट करके भेज दीजिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग सब लोग कमेंट कर दो हमारे राइटर का नाम, जो कि है तिशानी दोशी। सो जल्दी जल्दी से तिशानी दोशी मुझे कमेंट सेक्शन में नजर आ जाना चाहिए, हरी अप सारे बच्चे, ठीक है। किसने लिखा है ये चैप्टर लिखा गया है तिशानी दोशी के द्वारा। डन, सॉर्टेड कर दिया सब लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो तिशानी दोशी ने ये चैप्टर लिखा है। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चैप्टर किस बारे में बात करता है, एंटार्क्टिका के ऊपर, यानी कि सफर आप बता रहे हो पृथ्वी के अंत तक। तो पृथ्वी के अंत में है क्या, एंटार्क्टिका, है ना। सो पृथ्वी के अंत में है क्या, पृथ्वी के अंत में है एंटार्क्टिका। और एंटार्क्टिका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर लिखा जाए। तो एक्चुअल में चैप्टर की थीम ही ये है कि भाई हमारी जो लेखिका है यहाँ पे तिशानी दोशी, वो बात करती है कि भाई एंटार्क्टिका जो है ना, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। ये एकमात्र एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाया। हालांकि आप देखिए एंटार्क्टिका जो है, इसके इर्द गिर्द तो आप बोलेंगे कि यहां तक तो बहुत सारे मैम स्टेशंस बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में जो एंटार्क्टिका है यहां पर किसी ने कदम ही नहीं रख पाया, क्योंकि 90% ऑफ द आइस ऑफ दिस होल प्लैनेट लाइज हेयर। यहां पर 90% जो पूरी हमारे जो पूरी पृथ्वी की बर्फ है वो यहां पर है। तो सोचो कि मतलब एक तरीके से तो हमारी पृथ्वी का फ्रिज है ये, जहां पे सारी की सारी बर्फ इकट्ठी हो रखी है। और ये बर्फ सिर्फ अभी से नहीं, इतने सालों से इकट्ठी है कि इसके अंदर जब डायनासोर्स रहे होंगे और कितने पुराने फॉसिल्स रहे होंगे, वो सारे के सारे इस बर्फ के नीचे क्या है, दबे हुए हैं। तो हमारे लेखक यही, हमारी जो लेखिका है तिशानी दोशी, वो हमको यही बताना चाहती है कि अगर आप अपनी पृथ्वी को समझना चाहते हो, उसके भूत भविष्य वर्तमान को समझना चाहते हो, तो आपको एक बार एंटार्क्टिका जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको एंटार्क्टिका जाकर के समझ में आएगा कि भाई हम लोग अभी तक जिस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, वो कितना रियल है और कितना नहीं। बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहस करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो रियल है ही नहीं, क्लाइमेट चेंज थोड़ी ना रियल है। तो लोग बस बातें करते हैं, कोई मौसम नहीं बदल रहे, कोई क्लाइमेट नहीं बदल रहा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जब मैं छोटी थी तब से हम पढ़ते आ रहे थे, हमें ऐसे दिया जाता था लिखने के लिए, और आज भी ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा जो है उतना ही चर्चा में है जितना उस समय पर था, और अब तो बल्कि और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, पर यह तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब लोगों को एकदम से यह तापमान बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा,
तो लोग इसको सच मान नहीं रहे। लेकिन हमारी लेखिका कह रही है कि आप जाइए तो सही एक बार एंटार्क्टिका, आपको पता चलेगा। जब आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो कि पूरा बर्फ से भरा पड़ा है, 90% ऑफ द आइस लाइज है। ये जो बर्फ है ना, जब आप देखोगे कि ये बर्फ झटके में, चुटकियों में ऐसे पिघल जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी बर्फ की जो चादर है वो ऐसे ढह रही है, वो यूं ही पिघल रही है, तब आपको समझ में आएगा कि सच में हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वो तापमान हमें यहां दिख रहा है क्योंकि बर्फ यहां की ऐसे पिघलती चली जा रही है। और अगर 90% पूरी पृथ्वी की बर्फ यहां पर इकट्ठी है और ये पिघलना चालू हो गई, तो आसपास के जितने भी ये लैंड मास है ये सारा पानी में दब जाएगा। तो कहां रहेंगे हम? कहीं पे भी जगह ही नहीं बचेगी। तो यानी कि हमें सोचना चाहिए कि हमें कुछ ऐसे एक्शंस लेने की जरूरत है ताकि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकें। ताकि आप अगर एंटार्क्टिका की पढ़ाई, तो एंटार्क्टिका की जानकारी सभी के लिए जरूरी है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है, ताकि हम अगर उसकी जानकारी को समझ पाए, एंटार्क्टिका के महत्व को समझ पाए, तब हम जाकर के समझ पाएंगे कि भाई अभी वर्तमान में हमें क्या सही कदम उठाने की जरूरत है ताकि हम हमारे आने वाले भविष्य को बेहतर बना सके। और एंटार्क्टिका एक ऐसी महत्वपूर्ण जगह है जहां से आपको पृथ्वी का पूरा इतिहास भी दिखता है। यहाँ पे वो शुरुआत में बताती हैं। अब ये चैप्टर जो है बेटा, ये तो इसी चीज के बारे में बात करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। ये चैप्टर जो है ये इसी चीज के बारे में बात करता है कि एंटार्क्टिका कैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप हमारी पृथ्वी के इतिहास को, भविष्य को और वर्तमान को समझना चाहते हो तो एंटार्क्टिका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हो तो एंटार्क्टिका के बारे में बात ना की जाए हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे चैप्टर की थीम है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर अवेयरनेस। अवेयरनेस की क्या हम लोगों को अभी हमारे वर्तमान में करने की जरूरत है ताकि हम हमारे आने वाले कल को बेहतर बना सके, ताकि आने वाला कल जो है हमारा पृथ्वी का एक बेहतर जगह पृथ्वी बन सके और हम हमारा भविष्य देख सके। वरना इंसानों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जैसे डायनासोर्स साफ हो गए थे ना इस प्लैनेट पे से, वैसे हम भी बहुत जल्दी साफ होंगे। तो चैप्टर कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि तिचानी दोषी बताती है सबसे पहले तो कि भाई देखो, मैं ना एक रशियन वेसल पे बैठ करके यहां पर पहुंची थी। 100 घंटों का सफर मैंने तय किया जिसमें गाड़ी, शिप, प्लेन सबको मिला करके 9 टाइम जोन्स मैंने पार करे और तब जाकर के मैं यहां पर पहुंची एंटार्क्टिका में। और जैसे मैं पहुंची तो मैं देख करके एंटार्क्टिका में हैरान रह गई, क्योंकि हमारी आंखों को जो अभी तक क्या है, हम जब भी सोचते हैं कहीं जाने का, हम जो भी जगह सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी प्री कंसीव्ड नोशन होता है, यानी कि पहले से कुछ छवि हमारे दिमाग में आ जाती है कि पेड़ होंगे, चिड़िया होगी, कुछ जानवर, डॉगीज तो हर जगह दिखी जाते हैं, वो होंगे, है ना। और इंसानों की छाप कहां नहीं है। आप कहीं भी पहुंच जाइए, रेगिस्तान में भी पहुंच जाओ तो एक होर्डिंग कहीं ना कहीं तो दिखी जाती है, बिस्लरी के पानी की कहीं पे एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी, लोग दिख जाएंगे, जानवर दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, जो कि इस बात का प्रतीक होगा कि इंसान वहां पर, इंसान की बसावट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो यही हम लोग को लगता है कि हर जगह पर क्या है, यही जो है ऐसी ही होगी पृथ्वी। लेकिन एंटार्क्टिका में आकर के आपके जितने भी अर्थली सेंसेस हैं, यानी कि जो भी आपके दिमाग में पृथ्वी को लेकर के जो भी आपकी कल्पना है, वो सारी की सारी यहां पे पलट जाती है। क्योंकि यहां पर जब आप देखोगे तो आपको सफेद चादर दिखती है बर्फ की हर तरफ, जहां तक आपकी नजर जाती है आप केवल व्हाइट स्नो देख पाते हो और कुछ नहीं। और उसके ऊपर आपको नीला आसमान दिखता है, ऐसा नीला जो आपने यहां देखा ही नहीं होगा, क्योंकि इतना पोल्यूशन और इतना सब कुछ है वहां पर। क्योंकि इंसान नहीं है ना, तो वहां पे पॉल्यूशन नहीं पहुंच पाया है। हालांकि ये जो हम यहां पॉल्यूशन कर रहे हैं उसका असर वहां दिख रहा है, पर आसमान में, वातावरण में आपको वो जो हवा में वो जो पॉल्यूशन है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो आसमान एकदम नीला नजर आता है वहां पर। क्षितिज से ऐसा लगता है कि ये सफेद यहां खत्म हो रहा है, ये क्षितिज है, ये हॉराइजन है और इसके ऊपर पूरा ब्लू कलर का स्काई है। और ये देखते के साथ हमारी लेखिका जो है तिशानी दोषी, वो एकदम से याद करने लग जाती है कि यार सोचो, ये जो एंटार्क्टिका है और जो इंडिया है वो एक जमाने में एक ही जमीन के टुकड़े थे। यानी कि आज से कई सालों पहले जब पृथ्वी बनी थी, जब पृथ्वी पैदा हुई थी, जब उसका निर्माण हुआ था, तो उस समय पर ये जितने भी कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं ना, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हम पढ़ते हैं, एशिया है, रशिया है, ये सब हम पढ़ते हैं, ये सारे के सारे एक ही हिस्सा थे, एक ही जमीन का टुकड़ा थे। पूरी पृथ्वी पानी से कवर्ड थी और एक ही एक टुकड़ा जो है जमीन का ये पानी पे तैर रहा था। रशिया, एशिया, सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे, अंटार्कटिका, ये सब कुछ जुड़ा हुआ था। और ये बहुत सालों तक ऐसा रहा, बहुत 650 मिलियन ईयर्स। इसको कह रहे थे, ये जो कॉन्टिनेंट था इसका नाम था गोंडवाना आइलैंड, इसको गोंडवाना बोलते थे। हुआ क्या कि धीरे धीरे डायनासोर्स आए, फिर वो जब यहां से जमीन पे से, पूरी पृथ्वी पे से सफाया हो गया उनका, उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज हुई, हलचल हुई, और ये जो धीरे धीरे लैंड मास है ये आपस में ब्रेक होने लगा और ये धीरे धीरे एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट हो गए, यानी कि दूर दूर चले गए। अगर आज भी आप देखो ना इन सबको, अगर एक मिला करके देखो तो ये परफेक्ट पजल की तरह फिट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से ही निकले हैं।
अब यही वो बताते हैं कि ये देख करके मुझे बड़ी हैरानी होती है। फिर वो बात करते कि सोचो ना, पृथ्वी जो हमारी 600-650 मिलियन ईयर्स पुरानी है, तो पृथ्वी के इतने लंबे समय से, जब से पृथ्वी जिंदा है उसके समय से लेकर के इंसानों का यहाँ पे जो आगमन हुआ है वो केवल 12,000 साल पुराना है। तो सोचो 650 मिलियन साल के सामने 12,000 साल इज लाइक कुछ सेकंड्स भर के लिए हम रहे हैं इस पृथ्वी पर हमने पृथ्वी का पूरा रुख, पूरा वातावरण इस तरीके से बदल दिया है और इस पे इस तरीके से कब्जा कर लिया जैसे कि हमारा ही हक हो। भाई हमारे बाप दादा की जमीन है ये और ये जो पृथ्वी है, जो रिसोर्सेज है, वो तो हमारे लिए ही बनी है, किसी और का हक नहीं है, कोई जानवर का भी हक नहीं है। इस तरीके से हमने उसकी रिसोर्सेज को निचोड़ दिया है और तादाद, पॉपुलेशन जो है ह्यूमंस की इतनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है, इतनी तेजी से हम लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं कि भाई देखो ना, पृथ्वी तो एक ही है, उस पर जमीन तो उतनी ही रहने वाली है और उस जमीन के ऊपर जानवर भी रहेंगे, पेड़ पौधे भी वहीं उगेंगे और साथ ही साथ हम इंसानों को भी वहीं रहना है। लेकिन हमारी तादाद बढ़ती चली जा रही है। हमारी तादाद बढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि जमीन में नया जो पृथ्वी है उस पर नई जमीन आने लग जाएगी। भाई उतनी ही जमीन रहेगी। हम ये चीज नहीं समझ पा रहे कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही हैं और इंसान उसको इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो रिसोर्सेज हैं जल्दी से खत्म होंगी और ये रिसोर्सेज खत्म होती चली जा रही हैं। पृथ्वी को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचता चला जा रहा है कि पृथ्वी जिसकी जिंदगी और लंबी चल सकती थी, हमारी आने वाली पीढ़ी इस पृथ्वी को देख पाती अच्छे से, है ना, उसके सबसे खूबसूरत रूप में वो देख ही नहीं पाएगी, क्योंकि तब तक ऑलरेडी हम लोग इतनी तेजी से पृथ्वी का क्या करें, सर्वनाश होता चला जा रहा है। और वो हमें सबसे ज्यादा अंटार्कटिका में देखने को मिलता है, क्योंकि जितना पॉल्यूशन हो रहा है, जितनी तेजी से हम लोग की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी तेजी से हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, उसकी वजह से ओजोन में छेद हो रहा है और ओजोन लेयर है वही वो ब्लैंकेट है जो सूरज से आने वाली घातक किरणों को वही रोक देता है। इस वजह से हम लोग जिंदा, वरना तो आए दिन लोगों को कैंसर होता, सब निपट लेते, और वो उसी लेयर में छेद होता चला जा रहा है क्योंकि हम ऐसी गैसेस, CFCOs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं ना, तो वो हम क्या करते हैं, वो रिलीज होती हैं एसीज में से, फ्रिज में से, है ना, जिसका इतना ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। और ये क्या है, ये ओजोन लेयर में छेद करती हैं, जिसकी वजह से वो जो घातक किरणें हैं वो अंदर आती हैं। वो घातक किरणें अंदर आएंगे, हमारा भी नुकसान होगा। और जाहिर सी बात है कि जो प्लांट्स हैं, जो एक्चुअल में क्या है, जो प्लांट्स पनप रहे हैं सूरज की किरणों की वजह से, वो सारे प्लांट्स हैं बेसिकली, वो सारे प्लांट्स क्या होंगे, वो प्लांट्स भी मरने लगेंगे। वो प्लांट्स मरने लगेंगे तो पूरा फूड साइकिल जो है, फूड चेन जो है वो खराब होगा। उन प्लांट्स को खाने वाले जानवर मरेंगे, उन जानवर को खाने वाला दूसरा जानवर मरेगा, वो जानवर जब मर जाएगा तो फिर उसको खाने वाले दूसरे, और ऐसे करते हुए ये हम सबको अफेक्ट करने वाला है। मरीन लाइफ अफेक्ट होगी, है ना, हमारी लाइफ अफेक्ट होगी, और ये सब कुछ होगा। और ये चीज हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना ज्यादा हम इसको, पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एंटार्क्टिका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटार्क्टिका में आप जाकर के देखोगे तो ये जो बर्फ है, एक बर्फ के ऊपर बर्फ जो इतने सालों, 650 मिलियन ईयर्स पुरानी है हमारी पृथ्वी, तो यानी कि उसका जितना भी रिकॉर्ड है, जो भी अवशेष है, जो भी लोग यहाँ रहे, जैसे भी लोग यहाँ पे रहे, जो भी जानवर यहाँ आए, उन सबके अवशेष यहाँ पे बर्फ के नीचे कहीं दबे हुए मिल जाएंगे हमको। तो इसलिए उसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो वहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है उसको रोकना, पृथ्वी का तापमान सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो इतनी तेजी से पिघल गई ना तो ये जितने आसपास की जमीनें हैं पानी में कवर हो जाएंगे। और आप खुद ही देख सकते हो ना, आजकल के जमाने में आप देखिए ना, सारे मौसम पीछे जा चुके हैं। पहले जो शायद बरसात का मौसम मई जून में आ जाता था, वो अब बरसात का मौसम सितंबर में आता है। जो सर्दियां पहले अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती थी, वो सर्दियां अब जनवरी में आ रही हैं, दिसंबर के खत्म होने पर आ रही हैं। अब हम देख रहे हैं ना, देखो अब 25-26 दिसंबर, 27 दिसंबर, है ना, ये जनवरी आ चुकी है। तो अब वो सर्दी आ रही है जो इतने समय से सर्दी महसूस ही नहीं हो रही थी। क्योंकि क्यों ये सब हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसका रीजन हम ये नहीं कह सकते ये है वो है, इसका रीजन हम लोग हैं। और वो यही कह रही है, हमारी जो लेखिका है वो कह रही है कि घरों में बैठ करके टिप्पणी करना बहुत आसान है। जब आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ करके एक पांव पे दूसरा पांव चढ़ा करके आप जज कर रहे हो कि अरे यार सरकार को कुछ करना चाहिए, अरे इन लोगों को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। आप उठिए और आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि चेंज जो है वो हम ही लेकर के आ सकते हैं। आप आकर के यहाँ पर देखिए। और ऐसा ही एक इनिशिएटिव उठाया है जॉफ ने, जो कि कनाडा के रहने वाले व्यक्ति हैं। जॉफ ग्रीन ने एक ऐसा इनिशिएटिव चालू किया था जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस, छात्रों को बर्फ पे लेकर के आना। यानी कि उन्होंने समझा कि भाई अभी तक वो क्या कर रहे थे, पहले वो सेलिब्रिटीज को लेकर के आ रहे थे, क्योंकि सेलिब्रिटीज क्या है, वो प्रभावित करते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग उनके फैन होते हैं। तो वो सेलिब्रिटीज को ला रहे थे, दिखा रहे थे कि देखो एंटार्क्टिका में ये हो रहा है और इसे नहीं रोका गया, तो आप देख लो, दिल दहला देने वाला नजारा है वहां पर। और अगर यही चलता रहा तो पूरी पृथ्वी एक दिन डूब जाएगी, ना आप बचेंगे ना हम। हमें कुछ अभी करने की जरूरत है ताकि हम इसको रोक सके, ताकि एंटार्क्टिका में जो विनाश हो रहा है इसको रोका जा सके, पूरी पृथ्वी की जो सेहत है वो वहीं से पता चल रही है, उसको ठीक कर सके।
तो ये लोग सेलिब्रिटीज जो हैं, ये सेलिब्रिटीज बाकी लोगों को जाकर के अवेयर कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे कि वो बदलाव लेकर के आए। तो जॉफ ग्रीन को समझ में आया कि मैं इन लोगों को यहां लेकर आऊं, फिर ये लोग जाके दूसरों को प्रभावित करें अपनी बातों से, इससे बढ़िया मैं उन लोगों को यहां क्यों ना लाऊं जो आगे जाकर के सीधा सीधा खुद से, है ना, बदलाव लेकर के आ सकेंगे। यानी कि छोटे बच्चे, यानी कि हाई स्कूल के बच्चे जो आगे जाकर के इस देश को, इस दुनिया को चलाने वाले बनेंगे, वो जो पॉलिसी मेकर बनने वाले हैं, अगर उनको सही टाइम पर आज लेकर के आया जाए अंटार्कटिका और उनको दिखाया जाए कि भाई ये है हमारा भविष्य, और जब वो अंटार्कटिका को देखेंगे तो अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जिसके पास अगर आप पहुंच जाओगे ना तो आप उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। और जब ये बच्चे जाकर के खुद देखेंगे कि ये हम कर रहे हैं, ये हमारे आज के वर्तमान के एक्शंस हैं और ये जारी रहे तो हमारा भविष्य क्या हो सकता है, और इनको ठीक कर दिया तो हमारा भविष्य क्या हो सकता है, तो जब ये बच्चे खुद समझ जाएंगे तो यही बच्चे आगे जाकर के समाज को बनाने वाले हैं, इन्हीं से समाज बनेगा। शायद ये जाकर के सही कदम ले पाएंगे तो ये इस बदलाव को लेकर के आ पाएंगे जिस बदलाव की जरूरत है, जो लाना चाहिए, ये सही पॉलिसीज बना पाएंगे। तो इसी चीज के रहते हुए हमारी जो लेखिका है वो इसी प्रोग्राम का हिस्सा बनकर के यहां पहुंची थी, ठीक है। और यहीं पे वो बात करती है, यही पूरा चैप्टर है जो बात करता है अंटार्कटिका की इंपॉर्टेंस की। अब इस चैप्टर से जो सवाल आते हैं वो बेटा यही आते हैं कि अंटार्कटिका कैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हाउ इज अंटार्कटिका सो इंपॉर्टेंट, कैसे अंटार्कटिका ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, कैसे अंटार्कटिका क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो तो अंटार्कटिका क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली आपको अंटार्कटिका के बारे में जो बातें बताई गई हैं इस चैप्टर के अंदर वो इंपॉर्टेंट है जानना, और स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में जानना जरूरी है कि स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या है, किसने शुरू किया और इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पर और इनको पढ़ना चालू करते हैं। तो देखो, दुनिया का जो हमारा जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड है। कैसे, अगर हम अंटार्कटिका को पढ़ें तो ये जो पढ़ाई है अंटार्कटिका की जानकारी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगी। तो अंटार्कटिका की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो हमें बहुत ही गहरा, है ना, एक इंसाइट देती है, यानी कि हमें जानकारी देती है पृथ्वी के भूतकाल के बारे में कि पृथ्वी कैसी थी, कैसे पृथ्वी इवॉल्व हुई, कैसे कॉन्टिनेंट्स थे, ओशन का करंट क्या था, कैसे क्लाइमेट बदल रहा है। साइंटिस्ट कैन स्टडी आइस कोर्स, साइंटिस्ट जो है वो आइस के नीचे दबे हुए वो जो फॉसिल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं और हमारे भविष्य, हमारे भूतकाल का भी पता लगा सकते हैं। कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पहले के जमाने में क्या था, वो सब पता लगाया जा सकता है। सो ये इस तरीके से जो है ना जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में भी अंटार्कटिका हमको जानकारी प्रोवाइड करता है। और अगर आप इन जानकारी को पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने फ्यूचर का अनुमान भी लगा सकते हो। और साथ ही साथ अंटार्कटिका का बायोडाइवर्सिटी इतना कम है, उसकी वेदर कंडीशंस इतनी अलग है ना, कि वो क्या करती है कि वो एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वहां पे इंसान पहुंच नहीं पाते। तो सबसे ज्यादा क्या है कि इस वजह से ना इंसान वहां पहुंच नहीं पाते, तो वो इंसानों की पहुंच से तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम जो यहां पे बैठ करके कर रहे हैं उसका असर वहां तक जा रहा है, ठीक है। तो आप ये सभी चीजें यहां पर लिखेंगे बेटा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉफ ग्रीन स्कूल के बच्चों को यहां पर स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम में क्यों लेकर के आते हैं। तो ये सवाल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जॉफ ग्रीन जो फाउंडर है स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के, वो ये मानते हैं कि हाई स्कूल के बच्चे जो हैं ये आने वाली पीढ़ी है, या आने वाले समय के डिसीजन मेकर, लीडर बनने वाले हैं, पॉलिसी मेकर बनने वाले हैं। और अगर इनको सही टाइम पर वो चीज दिखा दी जाए जो जरूरी है, उनको वो जानकारी दी जाए, वो जागरूकता उनके अंदर पैदा की जाए जो जरूरी है मतलब बड़े बदलाव के लिए, तो ये सही समय पर ये लोग उस बदलाव को लेकर के आ सकेंगे, है ना। वो मानते हैं कि भाई अगर बच्चों को अगर आप बताओगे अंटार्कटिका लेकर के आओगे तो ये उससे भरपूर प्रभावित तो होंगे और जो हमें बदलाव लेकर के आने हैं वो बदलाव भी यही बच्चे आगे जाकर के ला पाएंगे। तो आप ये सभी आंसर्स अपने बताएंगे, ठीक है। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इस चैप्टर से ना ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 7 क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस चैप्टर से जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो यही है, अंटार्कटिका कैसे जरूरी हो जाता है, अंटार्कटिका की पढ़ाई कैसे जरूरी है, अंटार्कटिका में जाकर के क्या प्रभाव पड़ता है, लेखक पे क्या प्रभाव पड़ा है अंटार्कटिका का, बेसिकली अंटार्कटिका की जानकारी। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस है वो मैं आज लेकर के आई हूं, इसमें और ज्यादा क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, ठीक है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स कहते हैं। अब वो जो हमारी लेखिका है वो चैप्टर में कहती है कि अगर छोटी चीजों का ध्यान दिया जाए तो बड़ी चीजें अपने आप सही दिशा में आ जाती हैं, सही एक ऑर्डर में आ जाती हैं। तो वो किस चीज के बारे में बात कर रही हैं और अंटार्कटिका के संदर्भ में कैसे इस चीजों को आप समझाओगे। ये देखो ना, सीधी सी बात है, वो कह रही है कि फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है। फाइटोप्लैंक्टन्स ना पानी में उगने वाले कुछ ऐसी घास है जिसको वहां के आसपास के जानवर, मछलियां, मरीन एनिमल्स, है ना, एक्वेटिक एनिमल्स उसको खाते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो ये पौधे हैं ये उग रहे हैं क्योंकि धूप आ रही है उसकी वजह से।
अब ये जो धूप है ये क्या हो जाएगी, अगर इसके ओजोन में छेद होने लग गया, ओजोन लेयर में, तो ये जो धूप है ये क्या होगी, ये सीधा सीधा जो घातक किरणें हैं वो पेनिट्रेट करेंगी, यानी कि हार्मफुल जो रेज हैं वो अंदर आएंगी, वो इस पे पड़ेंगी, ये मरेगा, ये पौधा मरेगा। तो जब इस पौधे को ये जो पौधा ही मर जाएगा, तो जो इस पौधे के ऊपर निर्भर हैं जानवर, वो धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो उन जानवर को खाने वाले दूसरे जानवर मरने लगेंगे। तो कहने कि आप बस इतना ध्यान रखो कि वो पौधा अगर हमने बचा करके रखा, अगर हमने उस पर ध्यान दिया, तो ये पूरी फूड साइकिल जो है वो सारी की सारी अपने आप मेंटेन रहेगी। तो वो ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को अगर आपने बचा लिया तो अपने आप जो बाकी चीजें हैं वो बच जाएंगी। ये जो ओजोन लेयर, ये जो क्या हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खराब होती जा रही है ना, बर्बाद होती जा रही है, अगर हमने इसका ध्यान रख लिया तो बाकी चीजें अपने आप सही जगह पर फॉल डाउन करेंगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 3 बनता है बेटा। क्वेश्चन 4, एंटार्क्टिका क्यों एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आप पृथ्वी का वर्तमान, भूत या भविष्य समझना चाहते हो तो एंटार्क्टिका ही क्यों जाना चाहिए? तो आप बताओ कि एंटार्क्टिका सबसे यूनिक है और सबसे ज्यादा आइसोलेटेड है, यहाँ पे कभी भी कोई इंसान नहीं पहुंच पाया है ना, इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। ये जो आइस शीट है एंटार्क्टिका की, उसके अंदर हमारे पृथ्वी का इतिहास है, उसमें आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने फॉसिल्स मिल जाएंगे जिनको साइंटिस्ट स्टडी भी कर सकते हैं और उनको हमारे इतिहास के बारे में भी कुछ पता चलेगा और वो इतिहास कैसे ओवर द टाइम बदला है और अब वर्तमान में हमें ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर को बेटर बना सके, वो सब हमें पता चलेगा। ठीक है, ये वो बताते हैं। तो ये आपको लिखना रहेगा। ये भी क्वेश्चंस देखो, ये जो 7 क्वेश्चंस है ना इस चैप्टर से जो मैं आज करवा रही हूं, ये 7 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी सवालों को करके जरूर जाना। ठीक है, अच्छा, एंटार्क्टिका का क्या असर पड़ता है हमारी राइटर पे? तो देखो हमारे जो राइटर हैं वो बेसिकली साउथ इंडियन है और साउथ इंडिया में ना इतनी सर्दियां पड़ती नहीं, उन्होंने इट इज अ सन लविंग स्टेट, वो कैसा राज्य है जो सूरज को पूजता है, यानी कि वहां पे इतनी सर्दियां पड़ती नहीं है, वहां पे बहुत मॉडरेट विंटर्स तो होती नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो कह रही कि हम तो सालों साल वहां पे धूप देखते हैं, हम इतनी ठंडी जगह पे कभी गए नहीं, और जब अचानक से वो ऐसी 90% ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पे पृथ्वी की 90% आइस है, तो वहां जाकर के क्या हुआ, वहां जाकर के इट वॉज नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो क्या था, थोड़ा सा चैलेंजिंग था। ठीक है, वो बताती है कि भाई एंटार्क्टिका कैसा है। वो पहली बात तो क्या है, वो दूर दूर तक है ना, इंसानों का कोई भी हैबिटेट आपको वहां पे देखने को नहीं, बसावट आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे पेड़, बिलबोर्ड, बिल्डिंग्स, वहां के जानवर भी बहुत अलग है। हम क्या सोचते हैं, हमें लगता है कि यार दुनिया में कहीं भी चले जाओ आपको कहीं ना कहीं ऐसे डॉगीज तो घूमते दिखी जाएंगे, यहाँ नहीं दिखते। यहाँ पे बहुत कम बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जानवर है वो यहाँ नहीं मिलते, बहुत लिमिटेड होंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे हर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, सो इस वजह से वो बताते हैं कि जो भी अर्थली सेंसेस है ना आपकी, जो भी आप सोचते हो, आपके दिमाग में होता है कि भाई इस तरीके से दिखती होगी वो जगह, यहाँ आकर के सब पलट जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़ी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के ह्यूज ब्लू वेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, सो ये सभी चीजें आप बताओगे कि क्या क्या हमारी लेखिका ने बताया था, क्या क्या उनके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं एंटार्क्टिका का। ओके, तो आप बताओगे कि वो बताते हैं कि बहुत शांत जगह है जहां पर आपको कोई आवाज नहीं आएगी। आप, हमें क्या लगता है कि हम कहीं पे भी चले जाएं हमें इंसानों की बातें, शोर शराबा सुनने को मिलेगा, यहाँ नहीं मिलता। यहाँ पे कभी कभार आवाज आती है, वो भी किस चीज की, एवलांच की, यानी कि बर्फ के पिघलने की, बर्फ के फिसलने की। तो आप ये सभी चीजें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एंटार्क्टिका अनटच्ड? बाकी सभी जगहों से एंटार्क्टिका इतना अनटच्ड क्यों है? देखो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किससे बैटल कर रहा है, वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से बैटल कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्या है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे पृथ्वी पर एक कार्बन डाइऑक्साइड की चादर फैल गई है, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। बेसिकली ये है ग्लोबल वार्मिंग पूरी की पूरी। ठीक है, और इस वजह से होता क्या है, इस वजह से पूरा का पूरा जो हमारा क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और एंटार्क्टिका केवल एक ऐसी जगह है जो क्या है, केवल एक ऐसी जगह है जो ह्यूमंस के द्वारा टच नहीं करी गई है, लेकिन फिर भी क्या है, लेकिन फिर भी वहां पर उसका पूरा का पूरा जो असर है वो पहुंच रहा है। और आप साथ ही साथ ये बताओगे कि एंटार्क्टिका क्यों नहीं क्यों दुनिया से इतनी मतलब लोग यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच पाए, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने एक्सट्रीम है कि यहाँ पर कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता इजिली। आप यहाँ पर इतने ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस है, इतना ज्यादा वहां पे बर्फीले तूफान चलते रहते हैं कि यहाँ पे लोग नहीं रह सकते, यहाँ पे नहीं है पॉसिबल ह्यूमंस का सर्वाइव करना, इसलिए इतनी अनटच्ड है। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन जो है, हाउ डज द विजिट टू साउथ पोल हेल्प इन ड्राइविंग होम द नीड टू प्रिजर्व मदर नेचर? कैसे हमारे लेखक के अनुसार ये जो साउथ पोल यानी कि एंटार्क्टिका पे ये गई थी, एंटार्क्टिका में जाना एक्चुअल में है ना, इनको एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसने इनको ये सिखाया कि भाई हमें अपनी मदर नेचर को प्रिजर्व करने की, बचाने की जरूरत है। तो आप बेटा यही बताओगे कि एंटार्क्टिका में जाकर के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखता है,
एंटार्क्टिका कैसे जरूरी बन जाता है, कैसे हमारी यहाँ पे करी जा रही एक्टिविटीज एंटार्क्टिका में उनका असर देखने को मिल रहा है, ये सारी चीजें बताओगे कि एंटार्क्टिका को जाकर के आपको पता चलता है कि कैसे वहां पे इतनी तेजी से बर्फ पिघल रही है, और अगर यही तेजी से होता रहा तो हमारी पृथ्वी नहीं बचेगी, पूरी पानी पानी हो जाएगी। ठीक है ना? तो आप ये सारी चीजें यहाँ पर लिखेंगे। तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ हमारा जो डे 16 है वो भी खत्म होता है 75 डेज हार्ट चैलेंज का फाइनली। तो हम लोगों ने जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है विस्तास बुक का वो भी खत्म कर दिया है। अब हमारे पास क्या बचते हैं? हमारे सामने केवल 3 चैप्टर्स और बचे, 4, 5 और 6, 6 ही चैप्टर है विस्तास बुक में, है ना? तो अब ये 3 चैप्टर भी बहुत जल्दी से खत्म करेंगे, और जल्दी ही हम लोग जब डे 20 पे आएंगे तो मैं शुरू करवा दूंगी आप लोगों का ग्रामर, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे जिसके लिए आप लोग कह रहे थे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको, टेंशन ना लीजिए। सुबह जो हमारी 8 बजे की रामबाण क्लासेस होती थी वो भी शुरू करेंगे, और उसमें हम शुरू करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बहुत जरूरी थे, बच्चे कह रहे थे, और एग्जाम्स में आते भी हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो अब हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यूज। तो जितने बच्चे यहाँ पर आप जो भी सीख रहे हो, है ना, आप इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सुबह की 8 बजे वाली क्लास में भी आना शुरू करिए, क्योंकि उसके अंदर हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं, और केवल चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं कर रहे, मिक्स्ड एमसीक्यू कर रहे हैं, क्योंकि चैप्टर्स तो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। तो अब सुबह की क्लास में आकर के प्रैक्टिस करके देखो कि अगर रैंडम एमसीक्यू मिक्स करके आ जाए किसी भी चैप्टर से, तो आप उसके जवाब दे पाते हैं या नहीं। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और ये सेशन को शेयर करते रहा करो यार, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी अब अगली क्लास में। तो मुलाकात होगी हमारे डे 17 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।